सलाम व आदाब के साथ एक अहम चैप्टर आपके रूबरू। हॉकी और हॉकी का जादूगर। ये क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें इस चैप्टर की बहुत अहमियत है। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है। मेजर ध्यानचंद के बारे में ये कहानी है, हॉकी और हॉकी का जादूगर। तो इस एतबार से कई क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये चैप्टर 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसे याद रखना ज़रूरी है। उनमें से ये भी एक बहुत अहम है। आइए देखते हैं इस कहानी में मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या-क्या कहा गया है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। ठीक, तो फुटबॉल आउटडोर खेल है, वॉलीबॉल ये भी आउटडोर खेल है, और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। तो पता चला कि फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट, हॉकी ये सब आउटडोर खेल है। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि हॉकी जो है कौन सा खेल है, मैदानी आउटडोर खेल है या इंडोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। कदीम का मतलब पुराना होता है, और कदीम की जमा क़दमा, और कदीम का मुतज़ाद जदीद। यूनान एक देश का नाम है, इसी तरह ईरान भी एक देश का नाम है। हॉकी से मिलता जुलता यानी उसी तरह एक खेल खेला जाता था। मेक्सिको मेक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। कबीले, कबीला की जमा कबीले, ख़ानदान। खेल तुलुए आफ़ताब से गुरूबे आफ़ताब तक चलता था। तुलुए आफ़ताब से गुरूबे आफ़ताब तक। तो तुलु और गुरूब जो है ये दोनों मुतज़ाद लफ्ज़ हैं। तुलु का मतलब सूरज तुलु होता है, सूरज उठता है तो कहते हैं तुलुए आफ़ताब। तो आफ़ताब का मतलब सूरज, आफ़ताब का मतलब क्या होता है, सूरज। और गुरूब आफ़ताब यानी सूरज का गुरूब होना। तो तुलु और गुरूब दोनों क्या है, मुतज़ाद लफ्ज़ है। आफ़ताब का मतलब सूरज होता है, खुर्शीद का मतलब सूरज होता है, शम्स का मतलब सूरज होता है, और सूरज का मतलब भी सूरज होता है। तो अब सूरज के मुकाबले में क्या आएगा, सूरज जब भी बोला जाए तो उसका मुतज़ाद चाँद होगा, और शम्स जब भी बोला जाए तो उसका मुतज़ाद कमर होगा, और आफ़ताब जब भी बोला जाए तो उसका मुकाबला किससे होगा, महताब से होगा। तो महताब, कमर और चाँद ये सब क्या है, चाँद के मानी में है, मुतरादिफ़ात हैं ये सब। गोल कई कई मील के फासले पर होते, और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। हर टीम में कितने खिलाड़ी होते थे, 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। सदी, सदी की जमा सदियां, 100 साल को बोलते हैं। जब 100 साल पूरा हो जाता है तो हम इसको सदी बोलते हैं। तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक न्यू गेट बनाया जिसे सेंटेनरी गेट कहते हैं, तो उसको उर्दू में बाबे सदी कह सकते हैं आप। तो सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। तो सबसे पहले कहाँ इसका खेल शुरू हुआ, फ्रांस में। किस नाम से, हॉकेट के नाम से। तो आप ये अंग्रेज़ी लफ्ज़, इंग्लिश लफ्ज़ ज़रूर याद कीजिएगा, HOQUET, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो और एक नंबर आपके खाते में रहे, आपके अकाउंट में रहे। 15वीं सदी ईस्वी में ये रूद बारे इंग्लिस्तान पार करके, यानी इंग्लिस्तान की नदी को पार करके इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड पहुंच गया। वहाँ इसका नाम हॉकी रखा गया। तो इंग्लिस्तान में इसका नाम क्या रखा गया, हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। ज़ाब्ता की जमा क्या है, ज़ाब्ते। अच्छा, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, क्योंकि ज़ाब्ता ये लफ्ज़ है, और इससे क्या होता है, इमला दुरुस्त करने में ये लफ्ज़ बार बार आता है। तो इसीलिए ज़ाद अलिफ बे तोय है, तो और ज़ाद दोनों को तब्दील किया जाता है। कभी कभी ज़ाल दे दिया, तो कभी यहाँ ते दे दिया जाता है। तो आप इस लफ्ज़ को हाईलाइट कर लीजिए अपने जहन में और बसा लीजिए। स्कूल के लड़के
जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर ना थी। इब्तिदा का मुतज़ाद क्या है? इंतहा। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। तो अब क्या पता चला? हॉकी टीम के खिलाड़ियों की तादाद कितने आप तय कर दी गई? 11। तो कितने हो गए? क्वेश्चन ये बनेगा कि हॉकी की जो टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का मैदान 100 गज 91 मीटर का होता है। लंबा लंबाई में 100 गज यानी 91 मीटर और चौड़ाई में 54 मीटर 60 गज। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी यानी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी यानी आइस हॉकी भी खेली जाती है। तो क्वेश्चन सवाल ये बन सकता है कि आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है? तो अमेरिका और कनाडा वगैरह में खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। अब सवाल ये बनेगा कि किसके जरिए हिंदुस्तान में हॉकी का खेल पहुंचा? तो हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। तो क्वेश्चन क्या बना कि 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? तो कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। सवाल ये बन सकता है कि तलाई तमगा हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी हॉकी टीम कितने साल तक पूरी दुनिया में छाई रही? तो 40 साल तक। हिंदुस्तान की हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सवाल जो है फिलअप करने के लिए आ सकता है कि खाली जगहों को भरिए। तो क्या आएगा? हिंदुस्तान की तारीख के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हिंदुस्तान की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 19 अगस्त 1905 को पैदा हुए। तो मेजर ध्यानचंद कहाँ पैदा हुए? इलाहाबाद में। किस खानदान में? राजपूत खानदान में। कब पैदा हुए? 19 अगस्त 1905 को। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुई। कितने साल की उम्र में भर्ती हुए? 16 साल की उम्र में। और मेजर के ओहदे तक तरक्की की। वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे। क्वेश्चन सवाल ये बनेगा, किसकी निगरानी में हॉकी खेलने लगे? तो अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। किसका मुकाबला था? फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन ये बनेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज बुखार था। फाइनल मैच में ध्यानचंद को तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूं और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोरकर मैदान में कूद पड़ी। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। तो सवाल क्या बनेगा? 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में किसको कप्तान चुना गया? तो ध्यानचंद को। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू पर रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए। तमाशाई किसे कहते हैं?
देखने वाले को। मुकाबले का इंतजार करने वाले कुछ लोगों को यह शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनांचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया, यानी बहुत ज्यादा गोल कर दिया। अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया। हुक्काम किसकी जमा है? हाकिम की जमा है। हाकिम की जमा हुक्काम, कन्फ्यूज ना होइएगा। हुक्म की जमा अहकाम, हाकिम की जमा हुक्काम और हकीम की जमा हुक्मा, कन्फ्यूज ना होना। जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहां के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। सवाल क्या बनता है अब कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर किसने कहा? तो वहां के तमाशाइयों ने क्या कहा? हॉकी का जादूगर। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही ने किए थे। बाप रे बाप। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी गुरूर पैदा नहीं हुआ। यही होता है एक अक्लमंद इंसान, एक बड़ा इंसान जब बन बन जाता है और जब गुरूर नहीं पैदा होता है तो वह और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो कहते थे कि हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत इतनी बड़ी खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। यानी मोहब्बत मोहब्बत की बुनियाद पर मैंने ये खिदमत किया। बाशिंदा किसे कहते हैं? रहने वालों को। उसी की जमा बाशिंदों, बाशिंदे। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। तो ये पैराग्राफ आ सकता है, यानी ये लाइन आ सकता है कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए। किसने कहा? तो मेजर ध्यानचंद ने। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 सितंबर 1979 को हो गया। 1979 को हो गया। तो हॉकी का जादूगर का इंतकाल कब हुआ? 3 दिसंबर 1979 को। कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो इस तरह से मेजर ध्यानचंद के मुतालिक ये कहानी थी और हमने पढ़ा। तो मैंने जो जो हाईलाइट करके बातें बताई, जहाँ जहाँ मैंने रिपीट किया, दोहराया, तो आप उन तमाम सवालात को चाहे तो कॉपी में लिख लीजिएगा या बार बार वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, मुमकिनात क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये देखना है कि सवालात में कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? सोचिए और बताइए कि हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए। हॉकी खेलने के लिए 91 मीटर लंबाई और 54 मीटर चौड़ाई जगह चाहिए। कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ खेला जाता था? कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल यूनान और ईरान में खेला जाता था। फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते थे? फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकिट कहते थे। हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? हॉकी के ज़ाब्ते इंग्लैंड में बनाए गए। आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है? आइस हॉकी बंद स्टेडियम, बर्फीली जगह में, मैदान में खेली जाती है और ये अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ध्यानचंद कौन थे और उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ध्यानचंद मेजर थे, फौज में अफसर थे और उनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई। हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया था? हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया था? हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया? उसका जवाब ये है कि मेजर ध्यानचंद और उसके साथी बीमार हो गए और उस वक्त कप्तान भी मौजूद नहीं था।
इसलिए हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था? लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में ये शक था कि उसमें उसने जादू किया है। जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को जादूगर का नाम दिया। किसका नाम दिया? जादूगर का। क्या है? हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था? 1928 के ओलंपिक मुकाबले में हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा हासिल किया था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका कलाई और हाथ लचकदार होने की वजह से वो खेलने में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और गेंद उनसे चिपक के रहती थी उनके स्टिक से, इसीलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को न, क्या नसीहत किया करते थे? कहते थे कि जाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को यही नसीहत किया करते थे। खाली जगह को भरिए। हॉकी में खेला जाने वाला खेल है मैदान में। हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकिट के नाम से शुरू हुआ। इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। बंद स्टेडियम में भी हॉकी खेली जाती है। 1928 में 1928 में 1928 में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया। पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तरीक़ा की जमा तरीक़े और तुरुक भी आता है, तराइक भी आता है। सदियों, सदी की जमा ज़ाब्ता की जमा ज़ाब्ते, हुक्काम हाकिम की जमा खिदमत की जमा खिदमात। पढ़िए और समझिए। अहमद ने एक ख़त लिखा, यास्मीन संतरे खाएगी। ठीक है। पहले जुमले में लिखा और दूसरे जुमले में खाएगी से काम का करना ज़ाहिर होता है। ये अल्फाज फ़ेल हैं। जिससे काम का करना ज़ाहिर होता है उसे क्या कहते हैं? फ़ेल है। फ़ेल देख लीजिए, फ़े आइन लाम है, अगर ये हो तो पास फ़ेल वाला, ये आइन तो ये वर्ब होगा, ये जिससे काम करना ज़ाहिर होता है। अहमद और यास्मीन अल्फाज काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। जो लफ्ज़ काम करने वाले के लिए आता है उसे हम फ़ाइल कहते हैं। इन जुमलों में फ़ेल और फ़ाइल के अलावा कुछ और बातें कही गई हैं। पहले जुमले में लिखने का असर ख़त, जैसा कि देखिए अहमद ने ख़त लिखा, और दूसरे जुमले में खाने का असर संतरे, यास्मीन संतरे खाएगी, तो क्या खाएगी? संतरे पर होता है। लफ्ज़ ख़त और संतरे इसम है। जिस इसम पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। तो मफ़ूल किसे कहते हैं? जिस इसम पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और जिससे किसी काम का करना ज़ाहिर होता है उसे फ़ेल कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए। तालीम हासिल करने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेकर जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल में लगे नहीं रहना चाहिए। खेलना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, खूब एंजॉय, खूब पढ़ाई होनी चाहिए। शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना लिखना खेल दोनों लाजिम है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। क्या अच्छी बात कही इसने। क्योंकि सेहतमंद जिस्म, जब तक सेहतमंद जिस्म नहीं रहेगा सेहतमंद दिमाग नहीं होता है। सही कहा इसने कि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। आज के सबक के लिए इतना काफ़ी है। अब फिर से अगले सबक में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।